बच्चों, कैसे हो आप? All of you in the class। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। डन डन डन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है? कमेंट तो दिखा नहीं रहा यार तू। कहाँ कमेंट आ रहे हैं? दिखाओ ना यार। राधे राधे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इसमें आवाज साफ नहीं आई थी, बस आवाज ठीक करी थी नहीं करी थी। इसमें एक कान में आवाज आ रही है। दिखा, आप कमेंट दिखा, और एक कान में आवाज नहीं आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर, नमस्कार 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 नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। साउंड प्रॉब्लम फिर दिख रही, साउंड प्रॉब्लम। अगर आदमी कम है तो फिर उसको बुला लो। कहीं वो आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ है? बुलाओ आकाश को, अपने करेगा दूसरे स्टूडियो में आवाज सही। कहाँ साउंड सी है यार? दिखाओ तुम। बार बार बच्चा लिखता है, क्लास की पूरी आवाज खराब चलेगी यार। हेडफोन लगा के चेक करो इस चीज को। मूड ऐसी ऑफ है। हाँ, आ रही है आवाज, बताना। कट कट कर रही है आवाज। आकाश कहाँ? आकाश को बुलाओ, देखना क्या है। हैं? अभी हेलो, नमस्कार। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है मेरे प्यारे बच्चों?
चलो भाई आ गया। अब आ रही है आवाज। गुरुजी कल भी सब भूल आया, नहीं उम्मीद थी के साथ स्टार्ट करो। गुरुजी को कल जो भी वो सब भूल और नई उम्मीद से स्टार्ट करो। नहीं उम्मीद से तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम फ्रेश माइंड। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मैं तो देखो सच पे विश्वास करने वाला आदमी हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं। आई ऑलवेज बी इन विद द, मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ और मैं बच्चों के लिए अपने जीवन में काम करता हूँ। इसके अलावा मेरी लाइफ का कोई दूसरा तीसरा उद्देश्य नहीं है। न तो मुझे कोई बहुत बड़ा नाम चाहिए, ना बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। केवल बच्चों के लिए खड़ा रहना ही अपना काम है, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं है। भगवान ने जब जब मौका में दिया है खड़े रहें, आगे मौका मिलेगा तो खड़े रहेंगे ऐसे करके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ कैसे खड़ा हूँ, बस बच्चों के साथ खड़ा हूँ। आगे देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है आपने ख्याल रखें। तबीयत ठीक नहीं लग रही, तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा मुझे ना गुस्सा अजीब सा, पता नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं आ रही, ये सब चल रहा है नहीं स्टोरी में। हमारा काम, बच्चों का समय खराब हो रहा है, इससे पढ़ाई खराब हो रही है। यू नो, बच्चों को सिर्फ पढ़ना चाहिए, शांति जीवन के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो साउंड प्रॉब्लम हो रही है बार बार सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बहुत गुस्से आ रहे हैं सर आपकी। साउंड प्रॉब्लम है सर, माइक में कौन पत्थर मार रहा है? वे साउंड ठीक करोगे कि नहीं करोगे? हेलो, फिर से साउंड प्रॉब्लम आ रही है इसमें यार। मैं हिला भी नहीं हूँ, साउंड प्रॉब्लम फिर से आ रही है। साउंड 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 देखो, साउंड प्रॉब्लम है, साउंड फड़फड़ा कर रहा है, बताओ। एक काम करो जरा, ये वाला माइक लगाओ, ये वाला माइक लगाओ। आवाज ठीक नहीं हो रही तुम लोगों से यार। ये वाला माइक लगाओ, फिर फटफट कर रही है साउंड। तुम लगाना आते हैं वाला माइक? लगाओ इसको, लगाओ इसको भी।
हेलो इसकी तो घर घर कर रहा है ना ये तो। अब नहीं करेगा सर। हैं? अशोक से वीडियो कॉल करके बात कर लो। बढ़वा दे। ओ हेलो 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 हेलो। अब आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अब आवाज आ रही है मेरी प्यारे बच्चों? आज लोग सर कमेंट ऑफ कर दो। कमेंट कमेंट ऑफ क्यों कर देंगे भाई हम? अभी आवाज आ रही है नहीं आ रही? हमने तो कमेंट पढ़ा ही नहीं। अब सही है? चलो डालो। सांसदों के विशेषाधिकार। सांसदों के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। privileges of मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसदों के विशेषाधिकार। ये डालो। अब इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा कुछ। देखो सांसदों के विशेषाधिकार जो है ना, इसका जो वर्णन है ये आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 105 में इसका वर्णन है विशेषाधिकार का। आवाज संबंधी कोई कमेंट मत करना। मैंने 50 जगह फोन करा के कोशिश करी आवाज ठीक कराने की। यहाँ इतनी ही आवाज ठीक हो सकती है, इतनी क्षमता उपलब्ध है। सर विपक्ष का नेता डलवाए थे हेडिंग। अच्छा विपक्ष ने डलवाए थे क्या हेडिंग? ठीक है, तो विपक्ष का नेता डाल लो फिर। डालो हेडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, इसे हम कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। देखो विपक्ष का नेता, इसकी अगर बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता की अगर हम बात करें तो विपक्ष का नेता एलओपी कहते हैं इसे, लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं एलओपी। क्या होता है विपक्ष का नेता? विपक्ष का नेता होता है कि जब भी सदन में, जो सदन लोकसभा में अलग होता है, राज्यसभा में अलग होता है, तो अगर क्या है कि लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का, कुल सदस्य संख्या का, जो कुल सदस्य संख्या है, अगर कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग अगर प्राप्त होता है तो वो ये हो जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी इतना अगर मिलता है ना तो उसे विपक्ष का नेता कहते हैं। 1/10वां भाग जिसे मिलेगा उसे विपक्ष का नेता कहेंगे। क्या कहेंगे? विपक्ष का नेता उसे हम नाम देते हैं जिसको इतना भाग मिलेगा। डन। 1969 में पहले विपक्ष के नेता बने थे राम सुभग सिंह। कौन बने थे? राम सुभग सिंह। तो एक समझो मेरी बात, जैसे मान के चलो 1/10वां भाग का मतलब क्या हुआ कि 550 है, तो 550 का 545 का 10वां भाग। सर जी साउंड ठीक है? अब साउंड ठीक है ना? बस अगर साउंड अगर खराब हुई अब
तो ये क्लास आपकी बंद हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सुबह की क्लास में भी, सुबह की माली में भी क्लास में साउंड खराब थी और मेरा बहुत मूड खराब हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं दिल से बता रहा हूँ, मतलब मेरा बड़ा मूड खराब हो जाता है 100 बार, बार बार आवाज खराब हो, ये खराब हो, वो खराब हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ, 1969 में राम सुभग सिंह बने थे, 1965 में इनका हुआ है, तब मैं तुम्हारा तरफ से आ रहा है। इस प्रेजेंट टाइम राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन। हाँ, यस, ठीक है। तो राम सुभग सिंह, तो जैसे मान के चलो 545 है, तो 43 है, तो 43 का फिर ये आधा, तो मतलब इस समय करीब 54 होता है, लेकिन 55 मान के चलो, 54-55 जो है उसे कहेंगे विपक्ष का नेता। तो राम सुभग सिंह ना ये पहले प्रथम विपक्ष के नेता बने थे। ठीक है सर, आप बहुत सैड लग रहे हो, स्माइल करो। अरे मैं सैड नहीं लग रहा, एक्चुअली क्या है ना, मुझे ना घर जाना था, फिर मैं सोचा कि नहीं आपका बैच खत्म कराना है, और इस समय ना ये सब पंगा पंगा हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि यार मैं ना घर गया और यहाँ पर भी क्लास नहीं चल पा रही बच्चों की, इसीलिए मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था। और मैं क्यों दुखी हो गया जीवन में? मेरा कोई दुख है ही नहीं जीवन में। दुख उनको होना चाहिए जिनको आज धन कमाना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है। हमारा तो भगवान है। राधे 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 किए जा, जीवन में आगे बढ़े जा, भगवान सब खुद ही देते हैं, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। चलो, तो विपक्ष का नेता, विपक्ष के नेता को 1977 में ना, 1977 में विपक्ष के नेता को 1977 में इसे विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। क्या मिला था? विपक्ष का जो नेता होता है इसे मिला था कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो तब से हम इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। डंडनाडन डंडनाडन। तो लिखे विपक्ष का नेता, ठीक है, लिखे विपक्ष का नेता वो होता है, विपक्ष का नेता वो होता है जिसके पास, जिसके पास सदन की कुल संख्या का, जिसका, नहीं हॉलीडे प्लान मेरा कैंसिल नहीं हुआ, मैंने आपकी क्लासेस के लिए, आपके सिलेबस के लिए मैं अपने जीवन के बहुत सारे प्लान कैंसिल कर देता हूं। वो मैंने कैंसिल किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा आपका सिलेबस खत्म करा के मैं जाऊंगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा, और कोई रीजन नहीं था। लिखें, हॉलीडे प्लान्स कैंसिल से फर्क नहीं पड़ता मुझे, हॉलीडे आते जाते रहेंगे, तुम्हारी चीजें वापस नहीं आएंगी जीवन में कभी भी। डन। लेकिन आज की दुनिया में कितना भी अच्छा कर लो, लास्ट में किसी को बुरा साबित करना हो या अच्छा साबित करना हो तो वो 2 मिनट का काम होता है। लिखो, आगे लिखो, आप लिखो। तो लिखे सदन की कुल संख्या का यदि 1/10वां भाग, यदि 1/10वां भाग प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो इसे विपक्ष का नेता कहते हैं। तो इसे विपक्ष का नेता कहते हैं। तो इसे विपक्ष का नेता कहते हैं। डन। क्या कहते हैं? उसे विपक्ष का नेता कहते हैं। विपक्ष का नेता कहते हैं। लिखे विपक्ष के नेता का विचार, विपक्ष के नेता का विचार 1965 में आया था। विपक्ष के नेता का विचार 1965 में आया था। 1965 में आया था। विपक्ष के नेता का विचार 1965 में आया था। 1969 में 1969 में 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। विपक्ष के नेता बने। राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता, डन, विपक्ष के नेता बने। डन 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 डन, नेता बने। 1977 में, 1977 में विपक्ष के नेता को, 1977 में
विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। 1977 में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। डन 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 डनादन। लिखो, अमेरिका में विपक्ष के नेता को अमेरिका में विपक्ष के नेता को अमेरिका में विपक्ष के नेता को अल्पसंख्यक नेता कहते हैं। विपक्ष के नेता को अल्पसंख्यक नेता कहते हैं। इसे कहते हैं लीडर ऑफ माइनॉरिटी। क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। इसे कहते हैं अल्पसंख्यक नेता। इसे क्या नाम देते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। विपक्ष के नेता को अल्पसंख्यक नेता कहते हैं। डन डनाडन। अरे बोलो, डन। क्या कहते हैं इसे? अल्पसंख्यक नेता कहते हैं। डन डन। चलो, लेकिन राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता श्याम नंदन मिश्र थे। राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता श्याम नंदन मिश्र थे। श्याम नंदन मिश्र थे। कौन थे? श्याम नंदन मिश्र थे। डन हो गया लाडले। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है गुरु? अगला टॉपिक है संसदीय विशेषाधिकार। अगला टॉपिक है संसदीय विशेषाधिकार। विशेषाधिकार इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इससे पहले बिप पढ़ लो। बिप बिप क्या होता है? एक साथ पढ़ ही लो, फिर छूट जाएगा। बिप विप पढ़ लो। विप WHIP। बिप क्या होता है? बिप किसे कहते हैं? व्हाट इज द बिप? सर साउंड फिर खराब हो गया बेटा। साउंड फिर खराब आ रहा है। इसको हाथ में पकड़ लूं क्या मैं? यार बड़ी समस्या है। आवाज देखूं, पढ़ाना देखूं। इसको हाथ में पकड़ लूं? अब सही आ रहा है साउंड? अब सही आ रहा है साउंड? फिर खराब आ रहा है आवाज। हैं? बोलो। अरे हाँ या ना? डन। बिप क्या होता है? देखो, बिप ना पार्टी का आदेश होता है। लिखो बिप। बिप क्या होता है? जैसे कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका भाई बाबू बेटा माइक चेंज में करना पड़ेगा। राजा बेटा ये हेलो बाबू। ओ बाबू सुन रहा है? अरे सुन रहा है कि नहीं? ओ बावड़े सुन ले मैं की बोल। हेलो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? सुन रहे? एक बार मैं बोल रहा हूँ। इधर इधर ये कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ इसको, आवाज इसकी अभी खराब आ रही है। बेटा इसमें ना माइक चेंज करना पड़ेगा इसका। दूसरा माइक मंगा लो एक बार आप। ठीक है। बिप। डन। इतना झेल लेंगे सर। अब सही आ रही है? मंगा ले उससे यार।
विप क्या होता है? देखो विप होता है पार्टी का आदेश। बेटा प्लीज आवाज को लेकर कमेंट मत करना। विप होता है पार्टी का आदेश। किसी दल के आदेश को, मेरे हाथ में पकड़ लिया इसको, ठीक है, हिलेगा नहीं। फिर भी हिले तो फिर अब मैं कुछ कर नहीं सकता, लास्ट अटेम्प्ट है तेरे लिए वो भी। अब मंगा लिए वो, नहीं तो दल होता है, दल के आदेश को हम कहते हैं विप। क्या कहते हैं? दल के आदेश को हम विप कहते हैं। दल के आदेश को हम क्या कहते हैं? विप कहते हैं। विप क्या होता है बेसिक? दल के आदेश को हम विप कहते हैं। जैसे कोई पार्टी है तो पार्टी का जो ऑर्डर होता है ना, पार्टी ने ऑर्डर दिया कि भाई आपको मतदान कहाँ करना है, ठीक है, मतदान किसके पक्ष में करना है या मतदान किसके विपक्ष में करना है। तो ये सब जो पक्ष विपक्ष का मतदान होता है ना, किसके पक्ष में करना है या मतदान किसके पक्ष में करना है, ये जो पक्ष विपक्ष का मतदान होता है, इसको लेकर जब पॉलिटिकल पार्टी जब कुछ करती है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे नोन एज नाम देते हैं। ये बात समझ में नहीं आई? बोलो। इसी को अब नाम देते हैं विप। डन। तो लिखे, विप किसी दल का आदेश होता है। विप किसी दल का आदेश होता है जिसको मानना, विप किसी दल का आदेश होता है जिस किसी दल के लिए आवश्यक होता है। बन गया? लो भाई, अब आ रही है आवाज? हेलो। विप किसी दल का आदेश होता है, अब ठीक है, अब मजा आएगा, चलो ठीक है। विप किसी दल का आदेश होता है जिसको मानना किसी दल के सदस्यों के लिए, जिसको मानना किसी दल के सदस्यों के लिए आवश्यक होता है। कैसा होता है? आवश्यक होता है। तो उस आदेश को, उस आदेश को विप कहते हैं। तो इस आदेश को विप कहते हैं। ये माइक, इसी माइक में क्लास लूंगा सारी, ठीक है, मैं भी यहाँ दर्द भी हो रहा था उससे। इस आदेश को विप कहते हैं। क्या कहते हैं? विप कहते हैं इस आदेश को, ठीक है। क्या कहा जाता है? विप कहा जाता है। बहुत कम आ रहा है, तो क्लास रुक गया। अब क्या हो गया भाई? आदेश देने वाले व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है? विप कहा जाता है। खराब हो गया क्या दोबारा? उसे क्या कहते हैं? उसको विप कहते हैं। डंडन आ रही आवाज? लो करो अब नौटंकी। अब क्लास रुक गया सर, क्लास रुक गया, सही हो गया, अभी ठीक है जी। क्लास रुक रुक के चल रहा है, क्लास लग रहा है, आवाज बढ़ाइए और रुक रहा है, आवाज बढ़ाइए, रिजॉइन करो, चल रहा है। डन भाई। और आदेश देने वाले व्यक्ति को भी ना कुछ गड़बड़ होते रहता है। आदेश देने वाले व्यक्ति को भी विप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विप। मैंने कहा विप क्या होता है? देखो, विप किसी दल का आदेश होता है। विप किसी दल का आदेश होता है जो उस दल के सभी सदस्यों पर, जो उस दल के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी रूप से, बाध्यकारी रूप से लागू होता है, लागू होता है। लागू होता है। डन। आदेश देने वाले व्यक्ति को भी, आदेश देने वाले व्यक्ति को भी विप कहते हैं। आदेश देने वाले व्यक्ति को भी विप कहते हैं। क्या कहते हैं? विप। यानी आदेश देने वाला व्यक्ति भी कौन है? वो व्यक्ति भी विप है। अरे हाँ या ना? डन। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक क्या कहता है? अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट इज, अब पढ़ेंगे संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस,
संसदीय विशेषाधिकार, डन डन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार, डन। ये क्या होते हैं? हाँ, प्रेसिडेंट इलेक्शन में विप तो यूज नहीं होता ना सर जी, नहीं होता, मैंने पहले बताया आप लोगों को, ठीक है। चलो अब एकदम चुपचाप पढ़ते रहो, शांति से पढ़ते रहो, सब कुछ ठीक चल रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आवाज भी ठीक है, माइक भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, दिल भी सही है, जान भी सही है, हवा भी सही है, पानी भी सही है, मौसम भी सही है, सब कुछ बिंदास चल रहा है। जो होगा मंजूर खुदा होगा, होगा जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। डन सर। पढ़ाई आवाज में एडजस्ट कर सकते हैं, आवाज वाले कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। साउंड बहुत कम है सर जी, ऑपरेटर भैया साउंड तेज की, सिर्फ ये काम कर दीजिए, अब सब सही है। अरे बेटा ये साउंड थोड़ी बढ़ा देता है इसकी आके, अरे ऑपरेटर भैया, ब्रोक ऑपरेटर ही चला गया यहाँ से तो। अरे बेटा लोग चले जाते हैं, यहाँ से निकल गया भाई। साउंड तो इसमें फुल हो रखी है, तुम बोलो तो मैं बढ़ा सकता हूँ साउंड, पर मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं ना। मैं ही बढ़ा रहा हूँ साउंड, देखो आज विश्वास करके देखो मेरे ऊपर। बढ़ी क्या आवाज? बढ़ी क्या आवाज? बड़ी आवाज बढ़ी क्या? आप ये साउंड आज मैंने बढ़ाई है खुद, आई एम द ऑपरेटर, आई एम द मैन। वैसे पूर्व जन्म में मैं ऑपरेटर ही था, पूर्व जन्म में। यस सर, देखा, गुरु इज ऑलवेज अ गुरु गधो, दे आर मास्टर ऑफ ऑल। हाँ या ना? बढ़ गई? चलो ठीक है, इन बच्चों को सीखो, इन बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। चलिए, संसदीय विशेषाधिकार बहुत बढ़ गया, अब सही है, सब हंसते हुए चलो ठीक है, अब डन, सब कुछ परफेक्ट हो, अब पढ़ाइए, अब डन डन डन। अरे डन। चले, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे संविधान के आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार है, और 105 के अंदर ना हम दो पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार, व्यक्तिगत, इसे कहते हैं इंडिविजुअल, क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। और एक होते हैं सामूहिक विशेषाधिकार, इसे कहते हैं हम कलेक्टिव, क्या कहते हैं? सामूहिक विशेषाधिकार। तो सामूहिक को हम बोलते हैं कलेक्टिव, कैसे बोलते हैं इसे? कलेक्टिव। दो पार्ट में से तोड़ देते हैं विशेषाधिकारों को। 105 में संसद सदस्यों के बारे में विशेषाधिकार है, और आर्टिकल 194 में विशेषाधिकार जो दिए गए वो किसमें? वो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए दिए गए। डन, ठीक है, डन डन डन। देखो, तो व्यक्तिगत में क्या है? अगर व्यक्तिगत की बात, सदन प्रारंभ होने के, जब सदन प्रारंभ हुआ है, सदन प्रारंभ होने के 40 दिन बाद, 40 दिन बाद और 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी सांसद है तो उसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर क्लास रुक गया, इतना आ रहा है ये फोड़ दूं, गुस्सा इतना आ रहा है कान फोड़ दूं। सर क्लास रुक गया, अब चल रहा है। ओम क्लास देवी, ओम गणपति वासुदेवाय नमः। सही हो जाए क्लास, सही हो जाए क्लास, है हर विष्णु विष्णु है नमः, ठीक हो जाए क्लास। और मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आज स्टाफ बहुत कम है, एक भी स्टाफ नहीं रहता है यहाँ। क्या करूं, मुझे गुस्सा आता तो हंसी आती है। जब पढ़ाने का मन कर रहा है, आप यार, मैं तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ूंगा भाई, अब प्लीज रिकॉर्ड क्लास देख लेना प्लीज, आज रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना। डन, मुझे पढ़ाने दो। क्यों इतना उलझे हो इस जमाने में सनम? यहां हम भी हैं, यहां तुम भी हो, यहां हम भी हैं, यहां तुम भी हो। जो हम समझा रहे वो तुम समझ लो, जो तुम समझा रहे वो हम समझ ले।
हाँ या ना? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो 40 दिन पहले 40 दिन बाद किसी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, मामला कौन सा है? ये मामले होते हैं सिविल मामले और क्रिमिनल, दो प्रकार के मामले। तो ये सिविल मामलों की बातचीत होती है। गिरफ्तार नहीं हो सकता 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी मामले में गिरफ्तार नहीं होता साधारणतः। अगला देखेंगे, मैं लिखाऊंगा, टेंशन ना लो आप। अगला है, किसी सदन में कही गई, सदन में कही गई, सदन में कही गई, सदन में कोई बात कही, अगर सदन में कोई स्पीच दिया, कोई बात कही, तो सदन में कही गई किसी भी बात के लिए, सदन में उन्होंने कुछ ही बोला, सदन में कोई बात करी, कुछ भी कहा, सदन में कही गई किसी भी बात के लिए, कुछ भी कहा, किसी भी बात के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए, यानी ये क्या होगा? ये न्यायालय पर उत्तरदायी नहीं है, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है सर? इसका मतलब निकलता है कि मान के चलो किसी सांसद ने कुछ कहा सदन में, किसी को पीटा, कुछ कहा, कुछ बोल दिया, किसी को बुरा कहा, किसी को अच्छा कहा, ठीक है, कुछ भी कहा, कुछ भी चीज कही, तो जो भी कुछ कहेगा ना सांसद को, सांसद ने कुछ भी कहा सदन में, उसके लिए वो सांसद जिम्मेदार नहीं है किसी के प्रति, किसी भी न्यायालय पर जिम्मेदार नहीं है, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, कोई उसको सजा नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता सांसद का। आई बात समझ में? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है किसी चीज के प्रति भी। अगर सदन में उसने कुछ कहा तो सदन में द्वारा कही गई बातों के प्रति उसे कोई कोर्ट नहीं भेज सकता कि उस पर एफआईआर हो जाएगी। ऐसा अधिकार नहीं है हमारी कंट्री में किसी के भी पास। डन? अरे हाँ या ना? हाँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं है। डन 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 डन। अगला अगला देखें, सामूहिक विशेषाधिकार क्या? देखो, सामूहिक की अगर बात करें तो सदन के पास कई प्रकार के विशेषाधिकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो सदन के पास विशेषाधिकार है कि सदन जो है ना, सदन अपनी कार्यवाही में से, सदन की कार्यवाही चल रहा है तो सदन अपनी कार्यवाही में से किसी बाहरी व्यक्ति को, कार्यवाही में से किसी बाहरी व्यक्ति को बाहर कर सकता है, किसी गैर सदस्य को या किसी बाहरी व्यक्ति को। जैसे आप गए तो आपको क्या कर सकता है, सदन क्या कर सकता है, वहां से बाहर कर सकता है कि नहीं, इस आदमी को यहां से बाहर निकालो, अगर सदन चाहेगा तो। सदन गुप्त बैठक कर सकता है, सदन क्या कर सकता है, गुप्त बैठक कर सकता है, गुप्त बैठक कर सकता है। इसका मतलब क्या है? सदन गुप्त बैठक कर सकता है, इसका मतलब है कि सदन जो है वो गुप्त बैठक कर सकता है, गुप्त तरीका से बातचीत कर सकता है, यानी सदन अपनी गुप्त बैठक बुला सकता है, यानी सदन अपनी कार्यवाही को, अपनी कार्यवाही को, अपनी कार्यवाही को न प्रसारित करने का अधिकार, न प्रसारित करने का अधिकार, यानी सदन को अपनी कार्यवाही को न प्रसारित करने का अधिकार है, यानी सदन चाहे तो अपनी कार्यवाही को प्रसारित ना करे, उसे पास पावर है, उसके पास अधिकार है कि वो चाहे तो अपनी जो कार्यवाही चल रही है सदन की उसको वो प्रसारित ना करे, लोगों को उसके बारे में ना बताए। तो अपनी कार्यवाही को न प्रसारित करने का सदन के पास पूरा पूरा क्या है, पूरा का पूरा राइट है। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोलो। न प्रसारित करने का अधिकार, डन। सदन की कार्यवाही को न प्रसारित करने का पूरा पूरा राइट है सदन के पास, वो चाहे तो किसी चीज को, मामले को लेकर आए और ना आए। तीसरा एक और आता है, सदन अपनी, सदन के सदन है, सदन की आपने अवमानना कर दी, या लो मैंने ऐसे कह दिया संसद में घोड़े बैठे गधे बैठे, मैंने ऐसे कह दिया, तो संसद को अपनी अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार है। संसद क्या कर रहा है, दंड देने का अधिकार है। संसद आप लोगों को दंड दे सकता है अगर आपने उसकी अवमानना करी, गलत बोला। इसे कहते हैं दिग्दंड। क्या कहते हैं? दिग्दंड। दिग्दंड मतलब धिक्कार दंड होता है। संसद आपको बुलाएगा, बुलाने के बाद आपसे कहेगा देखो कितना नीच आदमी नेताओं को गधा बोलता है छी छी, कितना नीच आदमी नेताओं को गधा बोलता है छू छू, थी ऐसे कहते हैं। तो इसको बोलते हैं धिक्कार दंड देना। तो संसद को ये पावर है कि संसद चाहे तो जिस आदमी ने उसके बारे में गलत बोला है उसे सदन में बुलाकर उसके ऊपर धिक्कार तरीका से बातचीत करे। हाँ या ना? ये सब इसके पास पूरी की पूरी पावर है। तो आप लिखेंगे लाइन में, संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 105 में
संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं, जबकि संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार दिए गए, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आर्टिकल 194 में, आर्टिकल 194 में विशेषाधिकार दिए गए हैं। एक ही बार पढ़ लो इसको, दिए गए हैं, दिए गए हैं। ये संसदीय विशेषाधिकार, ये संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं, अधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? ये अधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं। These parliamentary privileges are borrowed from, ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं ये कहां से लिए गए? ये प्रिविलेजेस लिए गए हैं ब्रिटेन से। कहां से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए, ब्रिटेन से। इन्हें दो प्रकार से बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ऐसे लिखो, इन्हें दो प्रकार से बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार एक तरफ और सामूहिक विशेषाधिकार एक तरफ। एक तरफ व्यक्तिगत विशेषाधिकार और एक तरफ सामूहिक विशेषाधिकार। अब व्यक्तिगत में लिखें, किसी भी सांसद को, किसी भी सांसद को, किसी भी सांसद को सदन की कार्यवाही शुरू होने से या सत्र शुरू होने से, किसी भी सांसद को सदन की कार्यवाही शुरू होने से या सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी दीवानी मामले में, किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। डन। डन हो गया? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लिखे, किसी भी सांसद के द्वारा, किसी भी सांसद के द्वारा सदन में दिए गए, किसी भी सांसद के द्वारा सदन में दिए गए किसी प्रकार के भाषण, किसी भी सांसद के द्वारा सदन में दिए गए किसी प्रकार के भाषण, भाषण और वक्तव्य के लिए, और वक्तव्य के लिए वह किसी भी न्यायालय के प्रति, वह किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वक्तव्य के लिए वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। डन डन डन। अरे बोलो। अगला लिखे, नेक्स्ट लिखे, अगला लिखे। उत्तरदायी नहीं है, अगला लिखे।
अगले में सामूहिक में लिखो, सामूहिक में लिखो, सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक क्या क्या है लिखे। सदन अपनी कार्यवाही में, सदन अपनी कार्यवाही में से, सदन अपनी कार्यवाही में से, सदन अपनी कार्यवाही में से, अपनी कार्यवाही में से किसी बाहरी व्यक्ति को, सदन किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी सदन अपनी कार्यवाही में से किसी बाहरी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को बाहर कर सकता है, बाहर कर सकता है। डन, डन। दूसरा, सदन अपनी कार्यवाही को, सदन अपनी कार्यवाही को, क्लास रुक गया, सदन अपनी कार्यवाही को न प्रसारित करने का, कहां चल रहा है क्लास, सदन अपनी कार्यवाही को न प्रसारित करने का अधिकार रखता है, अतः गुप्त बैठक बुला सकता है, अतः गुप्त बैठक बुला सकता है। अगला, सदन की अवमानना करने पर, सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार, सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। डन, सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। अरे हां या ना, दंड देने का क्या अधिकार है। अवमानना करोगे तो आपको दंड दिया जा सकता है। लिखे, एक लाइन डाल के लिखे, नोट डाल के, नोट डाल के, लाइन डाल के लिखे, नोट डाल के। सदन को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, चर्चा करने का अधिकार नहीं है। सदन को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। डन डन डन, अरे बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सदन के सदस्यों को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार किसी प्रकार से नहीं दिया गया है मेरे लाडलो। डन डन, इसको बॉक्स में डाल देना आप। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ये एग्जाम में आ सकता है। विशेष अधिकार है लेकिन ये वाला अधिकार इनके पास नहीं है, ये नहीं है इनके पास। यानी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि न्यायाधीशों को लपेट देंगे। दूसरा एक लाइन और लिखें, सदन किसी ऐसे मामले में, एक और लिखो, सदन किसी ऐसे मामले में चर्चा नहीं कर सकता जो मामला न्यायालय में लंबित है, जो मामला न्यायालय में लंबित है। सदन किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं कर सकता जो मामला किसी न्यायालय में लंबित है। अरे हाँ या ना, हाँ, अनुच्छेद 122 में है। हाँ, यू आर राइट राजा, इसको लिख सकते हो आप आर्टिकल 122। अलग से यहां नहीं आता है, न्यायपालिका के बीच में एक आर्टिकल है, बीच में आएगा, अभी यहां नहीं आ रहा, अभी हम पढ़ते 105 रहे, आप लिख सकते हो इसको। डन डन, अरे बोलो, नहीं कर सकता,
कर सकता मत लिख लेना। डन, डनाडन। चलो अब मैं आज आपको पढ़ाता हूं धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट फजट, ये सब क्या बीमारी होती है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो डन। अब टॉपिक डालो भारत सरकार की निधियां। छोटे छोटे टॉपिक है आज। भारत सरकार की निधियां। देखो हमारा जो देश है ना, इसमें पैसा आता है सरकार के पास। तो सरकार के ना कई प्रकार के खजाने हैं। इसको हम कहते हैं फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के ना कई प्रकार के खजाने हैं। भारत सरकार कई प्रकार के खजाने रखती है। जहां भारत सरकार का पैसा रहता है तो भारत सरकार कई प्रकार के खजानों में काम करती है। इसके कई प्रकार के खजाने हैं। जैसे भारत सरकार के खजाने 3 हैं। एक है भारत सरकार की संचय निधि, एक है भारत सरकार की संचित निधि, और संचय निधि नाम का जो खजाना है ना, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड। क्या बोलते हैं इसे? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल है 266 का क्लॉज 1। एक दूसरा खजाना है जिसको बोलते हैं भारत सरकार की संचय निधि। हो गया यह लोक लेखा निधि। कौन सा बोलते हैं इसे? लोक लेखा निधि। इसको बोलते हैं हम पब्लिक अकाउंट फंड। ये भारत सरकार का दूसरा खजाना है। इसको बोलते हैं आर्टिकल 266 का क्लॉज 2। ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी निधि। इसको हम नाम बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। इसको बोलते हैं हम कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि का जो आर्टिकल है वो है 267 आकस्मिक निधि। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं। ये 3 प्रकार की भारत सरकार की निधियां होती है। सर धन विधेयक बाद में पढ़ाइएगा, धन विधेयक इसकी बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि धन विधेयक आपकी समझ में नहीं आएगा कि धन विधेयक होता क्या है जब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि भारत सरकार की निधियां क्या है, धन विधेयक आता किसके ऊपर है। ये सबसे पहले जरूरी चीज है जानना कि आप ये समझ पाओ कि 3 प्रकार की निधियां हैं। आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड, लोक लेखा निधि और भारत सरकार की संचय निधि। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे सारी चीजें हम। डन, डनाडन, लिख लिया। अब नंबर 1 डालें भारत सरकार की संचय निधि। भारत सरकार की संचय निधि, भारत सरकार की संचय निधि। पहला है भारत सरकार की संचय निधि। देखो भारत सरकार की संचय निधि क्या होती है। अब भारत सरकार की संचय निधि किसे कहते हैं, देखो समझो। एक्चुअली क्या होता है, भारत सरकार को जितना पैसा मिलता है ना, भारत सरकार को जितनी आय प्राप्त होती है, आय भारत सरकार की कहां कहां से प्राप्त होती है? भारत सरकार की आय प्राप्त होती है टैक्स से, आपने पढ़ा है। भारत सरकार की आय प्राप्त होती है ब्याज से, यानी भारत सरकार इंटरेस्ट लगाती है तो इसे इंटरेस्ट यानी ब्याज से मिलती है। भारत सरकार पैसा उधार भी लेती है, ठीक है। तो भारत सरकार को टैक्स से, भारत सरकार को ब्याज से, भारत सरकार को उधार से, भारत सरकार को व्यापार से जो भी पैसा प्राप्त होते हैं ना, ट्रेड से, ठीक है, जो भी पैसा भारत सरकार को प्राप्त होता है वो भारत सरकार क्या करती है, या जो भी आय है भारत सरकार के पास, जहां जहां से आय आ रही है, ठीक है, भारत सरकार का सारा पैसा एक खाते में आके जमा होता है, उसे कहते हैं भारत सरकार की संचय निधि। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी निधि है। यानी देखो जो हमारा धन विधेयक आता है ना, या जो बजट आता है वो संचय निधि पर ही आता है। तो सारा पैसा संचय निधि में आके जमा होता है। सबसे बड़ा फंड है भारत सरकार का। तो जितनी आपने इकोनॉमी में चीजें पढ़ी है ना, भारत सरकार से पैसा, पूरा पैसा संचय निधि के अंदर आता है। अब इस संचय निधि पे पार्लियामेंट का कब्जा रहता है। यानी ऐसा नहीं मोदी जी खाते में पैसा आता है, सारा पैसा जो है मोदी जी के पास ध्वनि नहीं है। मोदी जी के पास वो एक आजकल बहुत चल रहा है ना, फेमस है, मोदी जी के पास 2 कौड़ी नहीं है। तो मोदी जी के पास फूटी कौड़ी नहीं है। मोदी जी के पास आप ये मान सकते हैं कि मोदी जी के पास फूटी कौड़ी नहीं है। उनके पास 1 रुपया नहीं है मोदी जी के पास। सारा पैसा कहां प्राप्त होता है? सारा पैसा आके संचय निधि में आके जमा होता है। डन। अब संचय निधि में पैसा आके जमा होता है। संचय निधि से धन निकालने के लिए, अब से धन निकलता है
तो धन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? धन निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? संसद के अनुमोदन। जो पार्लियामेंट अप्रूवल है ना, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है कि जो पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल होना चाहिए। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। संसद का अनुमोदन उसके लिए चाहिए ही चाहिए। बिना पार्लियामेंट अप्रूवल पैसा निकल नहीं सकता। अब यहां से आप कहानी समझो, यहां से आप कहानी समझो। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, यानी बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के नहीं निकल सकता। यानी आपको ना ये पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप पैसा निकाल नहीं सकते यहां से। अब संचय निधि में दो प्रकार के पैसे निकलते हैं। संचय निधि में दो प्रकार के पैसे निकलते हैं। संचय निधि में दो प्रकार के फंड होते हैं, दो प्रकार के पैसे निकलते हैं। एक होता है संचय निधि से दो प्रकार के पैसे निकलते हैं। एक होता है संचय निधि पर भारितव्य, संचय निधि पर भारितव्य। इसको मेरे साथ आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? क्या हवाबाजी कर रहे हो? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? संचय निधि से धन निकालने की संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लिखा आपने? लिखा। अब संचय निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं। मैं अगले पेज पे आ जाता हूं। इसे दो प्रकार के व्यय होते हैं, यानी इसे दो प्रकार के पैसे निकाले जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो संचित निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं। एक व्यय होता है संचय निधि से संचय निधि पर भारित व्यय, इसे कहते हैं चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर। और एक होता है संचय निधि से किया गया व्यय, और एक होता है भारित व्यय। जो भारित व्यय इसको हम बोलते हैं चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर। चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर भारित व्यय, और इसे कहते हैं मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। यानी इसे दो प्रकार के खर्चे होते हैं, मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। डन। संचय निधि से दो प्रकार के हम खर्चे करते हैं, दो प्रकार के इससे खर्चे करते हैं, दो प्रकार के खर्चे इससे होते हैं। ठीक है, डन। क्यों लिख नहीं पाए क्या आप लोग? भारत सरकार की संचय निधि मैं लिखा दूंगा, टेंशन ना लो। अरे इसमें इतना लिखना था, भारत सरकार की संचय निधि मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी। चलो, अब इसे दो प्रकार के व्यय होते हैं। एक होता है भारत व्यय और एक होता है से किया गया। अब भारत व्यय क्या होता है? जैसे जो भी सैलरी है, जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति की सैलरी है तो राष्ट्रपति की सैलरी हो गई, उपराष्ट्रपति की सैलरी हो गई, जितने भी सैलरी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है कि नहीं है, राज्यसभा का उपसभापति, अरे हाँ या ना, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के जज की पेंशन हो गई, हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनकी क्या होती है? इनकी पेंशन होती है। तो इस सबसे पैसा निकालने के लिए ना, इसमें पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती, यानी ये तो भारत में, तो इसमें पार्लियामेंट में मतदान नहीं होता। क्यों मतदान नहीं होता भाई? एक बात सोचो, ऐसे तो ना सरकार, भाई देखो सरकार जब पैसा निकालती है तो सरकार के पास बहुमत होना चाहिए। अब मान के चलो कल को सरकार का बहुमत खत्म हो गया तो पार्लियामेंट से पैसा निकल के नहीं आएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर सरकार के पास बहुमत नहीं हो गया तो राष्ट्रपति सैलरी क्यों रुकेगी भाई? अध्यक्ष की सैलरी क्यों रुकेगी? जजों की सैलरी क्यों रुकेगी? तो इसमें कोई मतदान नहीं होता। एक होता है संचय निधि से किया गया व्यय, यानी सरकार जब पैसा खर्च करती है इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, तो यहां सरकार को मतदान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मतदान की आवश्यकता होती है। मतदान की आवश्यकता यानी संसद में वोटिंग होगी तभी सरकार पैसा निकालेगी। ऐसा नहीं मोदी से कल को दो अर्थशास्त्री आके कह दे, ठीक है, कि मोदी जी पैसे निकाल लो, मोदी जी जाओ निकाल लो, तो मोदी जी के लिए सरकार बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार रहेगी तो मोदी जी पैसे रखेंगे, अगर सरकार नहीं रहेगी तो मोदी जी पैसा ही नहीं रहेगा यहाँ पे, हाँ या ना? तो सरकार रहेगी तभी मोदी जी पैसा निकाल पाएंगे, अगर बहुमत नहीं रहेगा तो पैसा निकाल पाएंगे मोदी जी? मोदी जी क्या, मैं देश को एकदम हाई फाई विकास कर दूंगा, मैं इधर से आलू डालूंगा इधर सोना निकलेगा। अर्थशास्त्री आके कहें प्रधानमंत्री जी हम देश का धुआं कर देंगे, तो प्रधानमंत्री उससे कहेंगे गधे के बच्चे, जब मेरे पास राजनीति रहेगी तो पैसे का मैं क्या करूंगा? जब तक सरकार के पास बहुमत नहीं होगा संसद में, मोदी जी 25 पैसा ही निकाल सकते देश के लिए। उनकी इतनी भी औकात नहीं किसी आदमी की कि 25 पैसा निकाल पाए। इसीलिए सरकार
के लिए सरकार अपनी काम करती है। मोदी जी अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, न किसी अर्थशास्त्री की मानते, न किसी और आदमी की मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर बहुमत नहीं रहा तो सरकार बदल जाएगी, तो फिर निकाल ही नहीं पाएगी पैसा। तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, से किया गया व्यय। डन। चलो देखो, भारत सरकार की निधि लिख दिया, नंबर 1 लिखें 266 का 1, 266 का 1 लिखें। इसमें भारत सरकार की आय से प्राप्त राशि, इसमें भारत सरकार की आय से प्राप्त राशि जमा होती है, जैसे 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 ब्याज, जैसे ब्याज कर, ब्याज कर व्यापार, ब्याज कर व्यापार, लोन, जैसे ब्याज कर व्यापार लोन, तथा भारत सरकार के लोक उपक्रम से, भारत सरकार के लोक उपक्रम से प्राप्त राशि, भारत सरकार के लोक उपक्रम से प्राप्त राशि, लोक उपक्रम से प्राप्त राशि। अरे हां या ना? भारत सरकार के लोक उपक्रम से प्राप्त राशि। अब लिखें आगे, अब आगे लिखें, संचय निधि से धन निकालने के लिए, संचय निधि से धन निकालने के लिए, धन निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 1 मिनट होल्ड करना तुम क्लास, 1 मिनट रुको, मैं जरा बेटा 1 सेकेंड। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, चलो कहाँ कमेंट, माइक पॉज, डन। चलिए ठीक है, धन निकालने की आवश्यकता होती है। अगला लाइन लिखें, संचय निधि से 2 प्रकार के व्यय किए जाते, संचय निधि से 2 प्रकार के व्यय किए जाते, संचय निधि से 2 प्रकार के व्यय किए जाते। एक लिखो संचय निधि पे भारत व्यय, और एक लिखो संचय निधि से किया गया व्यय। संचय निधि पे भारत व्यय और दूसरा लिखो से किया गया व्यय, से किया गया व्यय। भारत व्यय में लिखें, भारत व्यय में लिखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की पेंशन और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन, क्योंकि उनका वेतन मिलता है राज्य से, तथा अन्य पदाधिकारियों का, जो सीएजी हो गया, अन्य पदाधिकारियों का वेतन, अन्य पदाधिकारियों का वेतन, अन्य पदाधिकारियों का वेतन, डन, अन्य पदाधिकारियों का वेतन, डन। लिखें, संचय निधि से भारित व्यय से भारित व्यय पर, संचय निधि से भारित व्यय पर धन निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अरे हाँ या ना? डन, आवश्यकता नहीं होती। सेकंड लिखें, संचय निधि से किया गया व्यय, मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। संचय निधि से किया गया व्यय, संचय निधि से किया गया व्यय। हाँ, उपराष्ट्रपति का वेतन मतलब वही राज्यसभा का सभापति लिख सकते हो आप इसको, टेक्निकल मिस्टेक है। राज्यसभा का सभापति एक ही बात है, वेतन नहीं है तो सभापति मानेंगे उसको। डन, बहुत होशियार हो गए तुम बेटा, पॉलिटी सीख गए। लिखो आगे, से किया गया व्यय, से किया गया व्यय। लिखे, संचय निधि से किया गया व्यय, संचय निधि से किया गया व्यय, व्यय जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक धन, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक धन होता है, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक धन होता है, इससे धन निकालने के लिए, इससे धन निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अरे हाँ ना, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आवश्यकता है, इसके लिए आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा बड़े आसान तरीके से। इसके लिए आवश्यकता है, इसके लिए आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी बात है, बाकी का मामला सेट है। अब देखो, अब आप डाले लोक लेखा निधि। क्या हुआ? 1:30 बजे छोड़ोगे? लोक लेखा निधि, बैठो तो। लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। देखो, लोक लेखा निधि क्या होती है? लोक लेखा निधि को बोलते हैं हम पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, इसको हम कहते हैं लोक लेखा निधि। देखो, लोक लेखा निधि का क्या प्रोविजन है? लोक लेखा निधि होती है बेसिकली पब्लिक अकाउंट फंड कहते हैं इसको। इसका आर्टिकल है 266 का क्लास 2, लोक लेखा निधि। ये क्या कहती है? देखो, लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि होती है जनता का धन कहते हैं इसे, जनता का धन। अब जनता का धन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पैसा है ना, आपका पैसा, आपका पैसा,
जैसे पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस जो होती है उसमें जो पैसा आप जमा करते हो, तो पोस्ट ऑफिस में जमा धन, आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया, ठीक है, आपने पैसा जमा किया। सरकार की योजनाओं में जमा धन, आपके पास सरकार की योजना है, सरकार की बहुत प्रकार की स्कीम है, उसमें आप पैसा डालते हो, कन्या योजना, सुकन्या योजना, उसमें आप पैसा आप जमा करते हो। पीएफ, प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में जमा धन, ये भी क्या होता है, ये पैसा आप लोग जमा करते हो प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा जमा होता है। इसके अलावा आप देखोगे, इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे बचत खाते में जमा धन, आपके पास सेविंग अकाउंट होता है, तो आपका जो सेविंग अकाउंट है बचत खाते में जमा धन, आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो पैसा जमा होता है वो सब ये होता है, इसे बोलते हैं लोक लेखा निधि। जनता का पैसा है, सब जनता का पैसा है। हाँ, उपाध्यक्ष और सभापति का वित्त भारत में होगा सर, हाँ दोनों का होगा बेटा, ठीक है, ये जनता का पैसा है, जिसे जनता का मनी, इसे जनता का पैसा कहते हैं हम लोग। अब जनता का पैसा है ये वाला, तो देखो इस पैसे से निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, यानी यहां से पैसा निकालोगे तो संसद का अनुमोदन जरूरी नहीं है, अनुमोदन आवश्यक नहीं है, आप पैसा निकालो और पैसा निकाल के आप उस पैसे को दोबारा वापस कर दो। जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी ने इसको बहुत बढ़ा दिया था कि हर आदमी अपने खाते में 1 रुपया जमा करे, हर आदमी पोस्ट ऑफिस में वो खोले, हर आदमी बैंक अकाउंट खोले और पैसा जमा करे 10,000 मोदी जी सबके खाते में भेजेंगे। इसे बोलते हैं लोक लेखा निधि, यही है पब्लिक अकाउंट फंड या लोक लेखा निधि। तो लिखो इसको, लोक लेखा निधि। जनता का वह पैसा लोक लेखा निधि कहलाता है। जनता का वो पैसा लोक लेखा निधि कहलाता है। लोक लेखा निधि कहलाता है जैसे 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 पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा, जैसे पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा जैसे पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा, सरकारी योजनाओं का पैसा, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड में जमा धन, प्रोविडेंट फंड में जमा धन, बचत खाते में जमा धन, बचत खाते में जमा धन, बचत खाते में जमा धन, अरे हाँ है ना, ये सब पैसा इसमें आकर जमा होता है, बचत खाते में जमा धन। डन। इसे पैसा निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसे पैसा निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। डन हो गया, आवश्यकता होती है। डन। इसे कहते हैं लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि। अब आती है लास्ट, आकस्मिक निधि। इसे कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड।
इसे कहते हैं कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड, इसे हम नाम देते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड। इसका आर्टिकल है 267। कौन सा आर्टिकल है? 267। इसे आकस्मिक निधि कहते हैं। आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड कहते हैं। इसे आकस्मिक निधि के नाम से जानते हैं, कंटिंजेंसी फंड को। अब कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? देखो, कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? कंटिंजेंसी फंड को कहते हैं हम आकस्मिक निधि। ये क्या होता है कंटिंजेंसी फंड? देखो, आकस्मिक निधि होती है बेसिकली जब सरकार कुछ पैसा अपने पास जमा करके रखती है, जैसे कोई अर्जेंसी आई उसकी रखती है, तो सरकार के द्वारा जो हमारी संचय निधि, सरकार क्या करती है? संचय निधि से कुछ धन निकालती है। सरकार के द्वारा संचय निधि से धन निकाला जाता है और उस पैसे को निकालकर ये आकस्मिक निधि में जमा करती है। तो ये क्या होता है? इमरजेंसी फंड होता है। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलो हमारे कंट्री में कोई दुर्घटना हो गई। इमरजेंसी फंड का मतलब है हमारे कंट्री में मान लो कल कोई समस्या हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में मान के चलो हमारे देश में कोई दुर्घटना हो गई। दुर्घटना का मतलब क्या होता है? हमारे कंट्री में कोई दुर्घटना हो गई, जैसे कि कोई मान लो कोविड आ गया, तो कोविड आ गया, या हमारे कंट्री में क्या आ गया? कोविड के अलावा हमारे कंट्री में जो है कोई भूकंप आ गया, हमारे कंट्री में कोई चीज आ गई, तो उसमें आकस्मिक निधि से पैसा निकलता है। आकस्मिक निधि का जो गठन है ना, ये 1950 में सरकार ने किया था। 1950 में 1950 में बनी थी आकस्मिक निधि, और इसके पैसा निकलता है राष्ट्रपति की अनुमति से। पैसा निकलता है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से। ठीक है, राष्ट्रपति बोलेगा और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से इससे पैसा निकलेगा। डन, डनाडन। एक बार राष्ट्रपति हाँ करेगा, पैसा ऐसे निकल जाएगा ठग से। राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी से पैसा निकलेगा और पैसा निकल के क्या होगा? पैसा आके जमा हो जाएगा। डन, सरकार पैसा यूज कर लेगी। बाद में संसद का अनुमोदन चाहिए। एक बार खर्च हो जाता है तो बाद में क्या चाहिए? संसद का अनुमोदन चाहिए। बाद में खर्च करने के बाद में अनुमोदन चाहिए। इसका रखरखाव कौन करता है? तो इसका रखरखाव करता है भारत सरकार का वित्त सचिव। जो भारत सरकार का वित्त सचिव है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो भारत सरकार का वित्त सचिव जो है वो इसका क्या करेगा? रख रखाव करता है। ये वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में मोदी जी ने अच्छी खासी बढ़ा रखी है। वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपए। कितनी है? 30,000 करोड़ रुपए आज हमारे कंट्री के पास पड़ा हुआ है। पैसा जो है 500 करोड़ का होता है, नहीं, अभी वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन आकस्मिक निधि किसी आकस्मिक परिस्थिति से आकस्मिक निधि किसी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक निधि किसी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार की जाती है। इसको 1950 में बनाया गया था। सर पब्लिक अकाउंट फंड में पार्लियामेंट का अनुमोदन जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। लोक लेखा निधि में संसद का अनुमोदन जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला है? संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं। मैंने गलत बोल दिया है क्या? अगर बोला तो सही कर लेना। लोक लेखा निधि में संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। इसमें संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसमें आवश्यक नहीं है और इसमें निकलने के बाद आवश्यक है। डन, याद रखना। सर आप हाँ लिखवाए हैं, ओहो, ठीक कर लेना उसको प्लीज करके भाई, गलती ना हो जाए गलती से भी। ठीक है, लिख ले आगे। इसका गठन 1950 में किया गया था। इसका गठन 1950 में किया गया था।
कब किया गया था? 1950 में किया गया था। डन, 1950 में किया गया था। लिखे, यह निधि किसी आकस्मिक परिस्थिति जैसे भूकंप, यह निधि किसी आकस्मिक परिस्थिति जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी के लिए बनाई गई है। इससे, नेक्स्ट पॉइंट, इससे राष्ट्रपति की अनुमति से धन की निकासी की जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति से धन की निकासी की जाती है। डन, राष्ट्रपति की अनुमति धन की निकासी की जाती है। डन डन डन। भारत सरकार का वित्त सचिव, नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार का वित्त सचिव इसकी देखभाल करता है। भारत सरकार का वित्त सचिव इसकी देखभाल करता है। वर्तमान में संचयी निधि में 30,000 करोड़ रुपए हैं। 30,000 करोड़ रुपए हैं। यह धन भारत सरकार की संचयी निधि से, यह धन भारत सरकार की संचयी निधि से जमा किया जाता है। यह धन भारत सरकार की संचयी निधि से जमा किया जाता है। धन हो गया। यह धन भारत सरकार की संचयी निधि से जमा किया जाता है। यानी भारत सरकार की संचयी निधि है ना, वो इस धन को जमा करती है और कोई जमा नहीं करती। ये धन जमा होता है भारत सरकार की संचित निधि से। तो भारत सरकार की संचित निधि धन को जमा करती है। आया समझ के नहीं आया? कह दो हाँ बेटा, बोलो। चलिए अब लिखते हैं लास्ट। अब ये खत्म होगी, संचयी निधि भी खत्म होगी आपकी। डन। भारत सरकार से पैसा आता है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब अगला पढ़ते हैं हम, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है। अब पढ़ लेते हैं धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है। तो आज का टॉपिक है धन विधेयक। देखो धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है, इनको आप समझ लो पहले। तो पहले आप धन विधेयक पढ़ लो। व्हाट इज द धन विधेयक? धन विधेयक को बोलते हैं मनी बिल। क्या बोलते हैं? मनी बिल। तो क्या है धन विधेयक? देखो धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में है। इसे हम धन विधेयक कहते हैं, यानी मनी बिल कहते हैं। क्या होता है धन विधेयक? आखिर से पैसा डालते हैं। हाँ सर, डालते। ठीक है। अब होता है धन विधेयक। व्हाट इज द धन विधेयक? धन विधेयक होता क्या है? ठीक है, डन। पावर पैक सॉल्व किया तुमने पॉलिटी का? पहले वो सॉल्व कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। पहले पावर पैक तो सॉल्व कर ले। देखो धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक के बारे में जानते हैं। धन विधेयक है क्या? धन विधेयक जो बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा विधेयक जिसमें कोई नया कर लगे, कर की दर बढ़े, कर की दर कम करना, कर की दर बढ़े, कर की दर कम करना। ठीक है। कोई नया कर लगे, कर हटाना, कोई पुराना कर हटाए, कर हटा दिया। कोई कर हटाना, कर लगाना, कर की दर बढ़ाना, कर की दर कम करना, या संचयी निधि से धन का निकास करना। संचयी निधि से
धन का निकास अगर सरकार करे तो इन सब चीजों को हम धन विधेयक कहते हैं, निकास करना। तो धन विधेयक की परिभाषा 109 डिफाइन करता है कि धन विधेयक है क्या। ठीक है, कोई जैसे सरकार कोई नया कर लगा रही है तो धन विधेयक लेकर आएगी, कोई नया कर हटा रही है धन विधेयक लेकर आएगी, कोई कर की दर बढ़ा रही है धन विधेयक लेकर आएगी, कर की दर कम कर रही है धन विधेयक लेकर आएगी, या संचित से पैसा निकाल रही है तो धन विधेयक लेकर आएगी। अरे हाँ या ना, बोलो, अरे हाँ या ना। अच्छा सच बताओ, आप लोगों ने जितने पावर पैक पढ़ा है, सच बताओ कैसी किताब है, दिल से बताना, झूठ मत बोलना। गधो, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। देखो ठीक है, चलो, तो ये सब क्या धन विधेयक के पार्ट होते हैं, सब धन विधेयक होता है। अब धन विधेयक क्या नहीं है, 109 में इसकी परिभाषा है, राइट, और 110 दोनों में धन विधेयक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। अब क्या धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक क्या नहीं, तो कोई स्थानीय कर, अगर सरकार कोई स्थानीय कर लगा रही है, सरकार कोई लोकल टैक्स लगा रही है, यस सर, बेस्ट है, पक्का, सरकार कोई स्थानीय कर लगा रही है, स्थानीय कर, सरकार ने कोई स्थानीय कर लगाया, लोकल टैक्स जिसे बोलते हैं, अगर सरकार ने कोई लोकल टैक्स लगा दिया, स्थानीय कर लगा दिया, तो लोकल टैक्स क्या होगा, ये धन विधेयक कहलाएगा। लोकल टैक्स, स्थानीय कर क्या है, ये धन विधेयक के अंदर आता है, स्थानीय कर। लोकल टैक्स जो है ये धन विधेयक का पार्ट होता है, इसे धन विधेयक कहते हैं। डन। दूसरा, अगर सरकार ने कोई स्थानीय कर लगाया या सरकार ने कोई लाइस, मतलब ये स्थानीय कर धन विधेयक का पार्ट नहीं है, सॉरी, क्या धन विधेयक नहीं है, इधर डालना है, क्या धन विधेयक नहीं है। तो स्थानीय कर जो होता है ना, ये धन विधेयक नहीं है। देन क्या धन विधेयक नहीं है, तो स्थानीय कर सरकार अगर लगाती है धन विधेयक के अंदर नहीं आता। दूसरा, कोई सरकार ने कोई फीस लगाई, फीस, जैसे कोई फॉर एग्जांपल सरकार कोई लाइसेंस की फीस लगा रही है, लाइसेंस की फीस हो गई, सरकार कोई फीस बढ़ा रही है, कोई कम कर रही है, सरकार ने प्रावधान दिया है, तो कोई लाइसेंस की फीस है, ये धन विधेयक नहीं कहलाएगी। तीसरा आता है सरकार ने कोई जुर्माना लगाया, जुर्माना, तो जुर्माना जो है वो धन विधेयक नहीं है। ठीक है, ये सब धन विधेयक के पार्ट नहीं होते। अब धन विधेयक जो है ना, इसका निर्धारण कौन करेगा, क्या धन विधेयक है और क्या धन विधेयक नहीं है, इसका निर्धारण करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो एक बार लिखें, यहीं डाले धन विधेयक, डालो हेडिंग, डालो धन विधेयक, लिखो, डालो हेडिंग धन विधेयक, लिखो धन विधेयक, धन विधेयक के अंतर्गत, धन विधेयक के अंतर्गत, घर वालों के इतने मैसेज आ रहे हैं, कैसे हो, सेफ हो कि नहीं। पटना की बात है, बहुत दूर तक पहुंच गई ना, घर वालों की हालत खराब हो रही है। धन विधेयक लिखें, धन विधेयक के अंतर्गत कोई नया कर लगाना, कोई नया कर लगाना, कोई नया कर लगाना, कर की दर बढ़ाना, कोई नया कर लगाना, कर की दर बढ़ाना, कर की दर कम करना, कर हटाना, कोई नया कर लगाना, कर की दर कम करना, कर हटाना, कर हटाना, संचय निधि से धन का निकास करना, संचय निधि से धन का विनियोग करना। निकास को क्या बोलते हैं, विनियोग। तो आप लिख देना, संचय निधि से धन का विनियोग करना, क्या करना, विनियोग, और विनियोग को बोलते हैं निकास। क्या बोलते हैं, निकास। तो संचय निधि से धन का विनियोग करना, धन का निकास करना। डन।
लिखें। धन विधेयक को धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। डन। अब डालें एक हेडिंग, क्या धन विधेयक नहीं है। व्हाट इज नॉट मनी बिल, क्या धन विधेयक नहीं है, क्या धन विधेयक नहीं है। डालो हेडिंग, क्या धन विधेयक नहीं है, क्या धन विधेयक नहीं है, क्या धन विधेयक नहीं है। लिखे। किसी प्रकार का स्थानीय कर लाइसेंस की फीस, किसी प्रकार का स्थानीय कर लाइसेंस की फीस किसी प्रकार का जुर्माना, किसी प्रकार का जुर्माना, किसी प्रकार का जुर्माना। डन। ये तीन चीजें, स्थानीय कर, लाइसेंस की फीस, किसी प्रकार का जुर्माना, और भी है पर आपके काम की तीन चीजें हैं। ये धन विधेयक नहीं है। स्थानीय कर, लाइसेंस की फीस, किसी प्रकार का जुर्माना, ये धन विधेयक नहीं है। अब लिखे, पॉइंट फॉर्मूला लिखे मेरे साथ साथ। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। डन। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इसे पैराग्राफ चिन्ह करके लिखते जाओ। पॉइंट नंबर 2, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किया जाता है। अब एक बात बताओ, जब धन विधेयक राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी से पेश होगा तो राष्ट्रपति उसे वापस कर पाएगा? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा? जब पहले उसने मंजूरी दी तो वापस करेगा? नहीं करेगा। लिखे, राष्ट्रपति धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति उसे वापस नहीं भेज सकते। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति विधेयक पर यानी और दूसरा वीटो का प्रयोग कर सकता है, वो मना कर सकता है, हां कर सकता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं,
अपनी अनुमति रोक सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं, या अनुमति दे सकते हैं, अपनी अनुमति रोक सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं। डन। तो वीटो का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। डन। पहला चीज समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ है ना, वो अनुमति दे सकते, अनुमति रोक सकते, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। अरे हाँ या ना, बोलो। आया समझ? चलो अब डालते राज्यसभा के संबंध में क्या पावर है। डन। यहां तक समझ आ गया। अब लिखो राज्यसभा की शक्ति है, डालो धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति। श्री कृष्ण हे नमः। पावर ऑफ राज्यसभा ओवर द मनी बिल। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति। देखो पहली बात तो धन विधेयक पेश कहां होता है? धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। पहली बात तो ये समझ लो, तो मेरे साथ लिख भी लो। धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, तो पहली बात तो राज्यसभा में ये पेश नहीं होता। ये कहां पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। और साधारण विधेयक मैंने कहां पढ़ाया था? वो कहीं भी पेश हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में, कहीं भी हो सकता था। लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, पहले कहीं भी नहीं होता, लोकसभा में पहले पेश होता है। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा के जब पास जाएगा तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, केवल 14 दिन तक राज्यसभा उसे रोक सकती है। जबकि आपको पता है साधारण विधेयक में राज्यसभा किसी विधेयक को रोक सकती थी 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने हो गए तब राष्ट्रपति बुलाता था, संयुक्त बैठक या कुछ करता था। यहां राज्यसभा केवल से 14 दिन तक रोक सकती है, ओनली 14 डेज तक। राज्यसभा केवल 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है, केवल 14 दिन तक। अरे हाँ है ना? डन। डन। अगला देखो, राज्यसभा अब 14 दिन के अंदर क्या करेगी? मान लो राज्यसभा ने कोई संशोधन किया, धन विधेयक आया, राज्यसभा को पसंद नहीं है धन विधेयक, तो राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा उसके संबंध में सिफारिश कर सकती है कि भाई इसमें यह कमी है। उसके संबंध में सिफारिश कर सकती है कि इसमें यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम नहीं है, सिफारिश करेगी। उन सिफारिशों को मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। कौन बाध्यकारी नहीं है? लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। तो लोकसभा बाध्यकारी नहीं है, इसका मतलब क्या निकला? यानी लोकसभा बिना उसकी सिफारिशों को माने धन विधेयक को पारित कर सकती है। अरे हाँ या ना? है? हाँ या ना? बोलो। अरे हाँ है ना? सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, लोकसभा बिना माने कर सकती है। हाँ, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अगला पॉइंट क्या है? इसमें राज्यसभा किसी प्रकार का राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। वो इसे अमेंडमेंट ही नहीं कर सकती इसके अंदर। तो आप पॉइंट 4 में लिखें, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा अधिकतम धन विधेयक को राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन में बेटा अलग मीन्स के लिए यही क्लास होगी, अलग से होगी। अगर 14 दिन में राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं करती, और लिख लो एक लाइन, अगर 14 दिन में राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं करती
तो लोकसभा उसे स्वतः पारित मान लेगी। तो लोकसभा उसे स्वतः पारित मान लेगी। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? डन। राज्यसभा, पॉइंट नंबर, राज्यसभा धन विधेयक में के संबंध में सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक में सिफारिश कर सकती है। लोकसभा सिफारिशों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा सिफारिशों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। बेटा गाड़ी लगवा दो, गाड़ी लगवा दो जल्दी। लोकसभा सिफारिशों को लगवा दो गाड़ी। सिफारिशों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। डन। चलो, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। कोई अमेंडमेंट नहीं होगा धन विधेयक के अंदर। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। अभी दोनों लड़ लिए आपस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों लड़ लिए, तो इसमें क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो लिखो, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। डन। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अरे हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही काफी था। ठीक है, डन। आज के इतना ही काफी है। बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद। कल मिलेंगे क्लास में होपफुली।